So hey everyone, welcome to another video of Geography Answer Writing series. And in today's lecture, we're gonna see about how economic geography, how it is related to various industries, a theory, and some important stories. And you will be amazed by the end of this lecture. So stay tuned. तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है? रिसोर्स, इंडस्ट्री, सर्विसेज, लेबर, इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ये सब दिया हुआ है। तो स्टडी ऑफ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कवर होता है इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन, ये सब इसमें कवर होगा। फिर उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस मतलब क्या है कि इकोनॉमिक पैटर्न्स एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने में। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब एक रीजन ज़्यादा डेवलप रहता है और एक रीजन कम। जैसे कि अपन देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सारे मिनरल्स एक्सकवेशन होता है वहाँ पे। ओके, फिर भी वहाँ का डेवलपमेंट उतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न इंडिया। तो रिसोर्स एलोकेशन, यूटिलाइजेशन, इम्पोर्ट्स, ये सब आएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग, हाँ, रीजनल स्ट्रेंथ क्या है, रीजनल वीकनेसेस क्या है। उसके बाद है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ये अल्फ्रेड वेबर ने एक थ्योरी दिया था इन 1909। इसको अपन लीस्ट कॉस्ट थ्योरी बोल भी सकते हैं। तो मतलब इस थ्योरी में क्या दिया हुआ है कि वाई इंडस्ट्रीज लोकेटेड वेयर दे आर, मतलब इंडस्ट्री जो वहाँ जहाँ पे लोकेटेड, जैसे जूट इंडस्ट्री, फिर आएगा रिफाइनरीज, ये इनका जो लोकेशन है वो उस जगह पे क्यों है, मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्यों, मिनिमाइजिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, एग्लोमरेशन। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एग्लोमरेशन यानी क्या कि अगर दो, मतलब मल्टीपल इंडस्ट्री अगर एक जगह पे है तो वो ईच एक दूसरे को ना बेनिफिट करेगा ग्रोथ में। उसके बाद है टाइप्स। तो वेबर्स की इस थ्योरी के अनुसार जो टाइप्स रहते हैं वो तीन टाइप दिया हुआ है, जैसे कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री, वेट गेनिंग इंडस्ट्री एंड फूड लूज इंडस्ट्री। वेट लूजिंग इंडस्ट्री यानी में क्या, जिसका रॉ मटेरियल बहुत हेवी रहता है बट एंड प्रोडक्ट इज लाइटर एज कम्पेयर टू द रॉ मटेरियल। तो ये इंडस्ट्रीज कहाँ सिचुएट होंगी? क्लोज टू द सोर्स, जैसे कि शुगर रिफाइनरीज है। और शुगर वैसे भी पेरिशेबल है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी मतलब इंडस्ट्री में ले जाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गेट द प्रोडक्ट। उसके बाद है वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रीज रहती है वो ना रॉ मटेरियल से ज़्यादा उसका एंड प्रोडक्ट ज़्यादा वेटेबल रहता है, इसलिए ये कहाँ रहेगी? नियर मार्केट, टू अवॉइड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें क्या आएगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसके बाद है फुटलूज इंडस्ट्रीज, मतलब ये क्या रहती है कि ये लेस डिपेंडेंट रहता है ऑन बोथ, दैट इज़ वेट गेन और वेट लूज, दैट इज़ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इसमें आएगा सर्विस सेक्टर फुटलूज इंडस्ट्री में। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल क्या होगा वेबर्स थ्योरी का, जो कि ये कह सकते हैं अपन वेट लूजिंग इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जमशेदपुर का। जमशेदपुर को अपन सिटी ऑफ स्टील भी कह सकते हैं इंडिया की। और ये टाटा स्टील का होम है जो कि 1907 में स्थापित हुआ था। तो फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस किया है टाटा इंडस्ट्री को? तो जैसा कि जेम्स वेबर ने चार फैक्टर बताया था, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल। तो इसमें क्या है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। आयरन ओर किस लिए कि कहाँ पे मिलता है? माइंस ऑफ नावमुंडी एंड गोवा इन झारखंड। ठीक है। उसके बाद कोल, माइंस ऑफ झरिया एंड रानीगंज। कुकिंग कोल रहता है, मिलता है यहाँ पे। ओनली रीजन इन इंडिया वेयर देर इज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल इज झारखंड। ये किस लिए यूज़ होता है? ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है। उसके बाद है लाइमस्टोन, ये फ्लक्स मटेरियल है कोल प्रोडक्शन में। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी ना आए। एक्सलेंट रेल रोड कनेक्टिविटी अगर रहा तो इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और जो रिवर है सुबर्णरेखा, खरकाई, तो स्टील के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए वो अगर वाटर रिसोर्स के पास रहेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद है लेबर।
तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल में जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे लेबर, चीप लेबर मिलता है, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों भी। और फिर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, तो टाटा वर्कर्स जो ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ का, वो स्टेडीली स्किल्ड लेबर सप्लाई करता है, तो ये एक बेनिफिशियल फैक्टर हो जाता है उसमें। फिर मार्केट प्रॉक्सिमिटी, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन से हैं फेवरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली 20th सेंचुरी। ये हो गया इसका थ्योरी का। तो आपको अब वेबर्स थ्योरी समझ आया होगा। उसके बाद मैंने इस लेक्चर में 4 ऐसे स्टोरीज इंक्लूड किए हैं जो अपने को इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो आज फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें पूरा का पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उनका क्रक्स मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगी, और उसके बाद के अपकमिंग लेक्चर्स में डायरेक्टली अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जो PYQ आया है उसका डायरेक्टली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो डेली 10 क्वेश्चन रहेगा उसका। अल्टरनेट डे को अपन ये लेक्चर रखेंगे, तो उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं मेरे हिसाब से सॉल्व करूँगी, आप अपने हिसाब से करना, और उसको अपन एक मॉडल आंसर से कंपेयर करेंगे। इसमें प्राइमरीली अपन PYQ पे फोर्स देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें पहला स्टोरी आता है फॉसिल फ्यूल स्टोरी। ओके, ये क्या है? जो बायोमास रहता है, बायोमास यानी क्या? प्लांट और एनिमल्स के डेथ होने से जो ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार होता है, वो डेड होने के वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोल जब डिपॉजिट ना लैंड के अंदर रहता है, ज़मीन के अंदर, और जब डिपॉजिट वाटर के अंदर रहेगा, तब क्या मिलेगा? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, शेल गैस, ये तीनों। ओके, मतलब आपको समझ आया क्या? बायोमास यानी कि प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाएगा, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल अर्थ के अंदर मतलब अपनी क्रस्ट के अंदर ये हो जाएगा, क्रस्ट में। तो जैसे कि कोल कब मिलेगा? डिपॉजिटेड अंडर लैंड, और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, शेल गैस ये अंडर वाटर रहेगा। उसके बाद कोल स्टोरी। कोल स्टोरी इज़ अ मोस्ट अमेजिंग स्टोरी, आई विल टेल यू। तो इंडिया में जो मिलता है, मतलब लार्ज सप्लाई है इंडिया में, वो है बिटुमिनस कोल का, जो कि सॉफ्ट कोल है, एक्सटेंसिवली यूज होता है। और इसमें क्या रहता है? हाई हीट कंटेंट रहता है। और सबसे बेस्ट कोल इज़ लाइक एंथ्रासाइट कोल। ये इंडिया में बहुत कम ही मिलता है, ओनली झारखंड के रीजन में मिलता है। और ये जो रहता है वो हाई हीट रहता है, इसमें लो सल्फर रहता है, और इसका लो सप्लाई रहता है, इसलिए वी आर मेनली इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर एंथ्रासाइट कोल। ओके। और जो पीट रहता है, इट्स नॉट अ कोल बट पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक ये मैटर, जो कि अपने को स्वाम्प में मिलता है। फिर इसको अगर हीट और प्रेशर मिल गया तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है। इसमें भी लो हीट रहता है, लो सल्फर रहता है। बिटुमिनस इज लाइक अ मीडियम रेंज विच वी कैन यूज इट। और ये एंथ्रासाइट तो सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद आते हैं हम एक नई स्टोरी में, जो कि क्रूड ऑयल का स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है? बायोमास अंडर जो वाटर ये हो गया है, उसका क्रूड ऑयल तैयार होता है। ओके, मतलब पेट्रोलियम। फिर इसको ना रिफाइन किया जाता है थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? फिर जो लाइट है सबसे, जिसका लीस्ट डेंसिटी है, वो ऊपर आएगा। तो इससे पेट्रोलियम गैस, दैट इज LPG, फिर पेट्रोल, गैसोलीन ये होगा। फिर जो लिटल हेवी है, मिड डेंसिटी है जिसका, दैट इज डीजल। फिर जो हेवी है, हाई डेंसिटी है, वो नीचे रहेगा, वो एस्फाल्ट। और फिर जो बाय प्रोडक्ट है वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं फर्टिलाइज़र स्टोरी के। तो ये स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्रक्स है कि जो अपने को इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू दिस नाउ फर्टिलाइजर स्टोरी। तो प्राइमरीली फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश। ओके, नाइट्रोजन इट्स लाइक यूरिया। तो ये जो है, ये अपने को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। ओके। और जो फॉस्फोरस है, डायमोनियम फॉस्फेट कहते हैं जिसको, इसको 80% इम्पोर्ट करना पड़ता है। और पोटैश यानी कि मैरिएट ऑफ पोटैश, जो कि 100% इम्पोर्ट रहता है। तो इससे अपने को क्या समझता है कि ओनली यूरिया इज़ वी आर सेल्फ सफिशिएंट, थोड़ा उसमें भी अपने को इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटैश, वी हैव टू बी कम्प्लीटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट। फिर बाद में आएगा न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिनमें रहता है जिंक, आयरन। और मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। फिर रहता है एक कॉम्प्लेक्स,
तो उसमें क्या रहता है कि जो NPK है तो उनका एक क्वांटिटी तैयार करके फार्मर्स को दिया जाता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पूरा क्रक्स पढ़ेंगे और उसके बाद डायरेक्टली आंसर राइटिंग पे शिफ्ट करेंगे 10 क्वेश्चन ईच डे। तो थैंक यू फॉर listening to this lecture and stay tuned guys.